Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of November 2021. 25 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और आज से जो है वो करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऐसे राइटिंग की मोस्ट ऑफ द क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ प्रैक्टिस क्लासेस और बची हैं जो हम करवाएंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट होगी आज से क्लासेस और करंट अफेयर्स की होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नेहरू कॉल्ड हर द डॉटर ऑफ द हिल्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है शी डिमांडेड अ सेपरेट ज़ेलियांगरोंग एरिया विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है शी वॉज अवॉर्डेड विद द ताम्रपत्र इन 1972 एंड द पद्म भूषण इन 1982। अब आपको बताना है इनमें किसकी बात चल रही है। तो ये है रानी गैदिलन्यू, सेकंड है चेनाम्मा, थर्ड है अबक्का एंड वेलू नचियार। तो इनमें से किसकी बात चल रही है? दीज आर द स्टेटमेंट्स, इनके बेसिस पे आपको बताना है। इजी सवाल है, आप सब बता देंगे आई होप। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू इग्ला एस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इग्ला एस जो मिसाइल्स होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। पहला है, इट इज़ अ मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो आपको बताना है इग्ला एस क्या एक मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इजराइल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। ठीक है ना। तो ये आपका इजी सवाल है, ये भी एक बहुत ही आसान सवाल है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो ये आपको बताना है। तीसरा सवाल आज का जो है वो है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। अभी इसको कल मैंने आपको पढ़ाया था। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट इनमें से कौन निकालता है आपको बताना है। ऑप्शन है ग्लोबल पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, दूसरा है नेटवर्क ऑफ डेमोक्रेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, ये चौथा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो आपको बताने में से कौन निकालता है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू द आंसर्स। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं एंड आई होप आप तीनों ही सही करके आएंगे आज। तो पहला सवाल का आंसर है रानी गैदिलन्यू। तीनों स्टेटमेंट याद रखना, ये कहीं भी कभी भी घुमा फिरा करके आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। दूसरा सवाल इग्ला एस के बारे में है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, रशिया का है ना कि इजराइल का। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर विल बी A1 ओनली। तीसरा सवाल था ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। तो ये निकालता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट द 3 आंसर्स करेक्ट। इजी सवाल थे आज के, तो तीनों ही बनने चाहिए है ना। तीनों नहीं बन रहे तो फिर आज थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, वाज टोटली बैनिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स वाज सच अ बैड मूव बाय श्रीलंका, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है जो कि आपका सच में थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड टेस्ट करेगा। सवाल है कि क्या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन किए गए थे पूरी तरीके से श्रीलंका में, वो इतना ख़राब मूव था कि उसको वापस लेना पड़ा। तो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर, आपको बताना है कि क्या गलत हो गया उस मूव में और क्या सही किया जा सकता था। तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप दे सकते हैं पॉइंट्स, या फिर जो ग्रुप हमने टेलीग्राम में बनाया है आंसर राइटिंग का, आप वहां पर भी डाल सकते हैं। आप में से कोई एक दूसरे का आंसर टेस्ट कर लेगा ना। कई लोग मुझे भी भेजते हैं। देखो मैं डेली तो नहीं ही चेक कर पाऊंगा, दैट इज़ फॉर श्योर थिंग है ना। मैं नहीं चेक कर पाऊंगा आंसर्स डेली आपके, है ना, बिकॉज आई टू हैव सो मेनी टाइम कंस्टेंट्स एंड ऑल। बट हाँ, कभी भी अगर मैंने देखा तो आई विल डेफिनेटली 1 या 2 बार आपका आंसर जरूर कभी ना कभी मैं उसको टेस्ट करूंगा। तो ठीक है ना। तो आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो आप भेजिए ना। आप एटलीस्ट लिख रहे हैं, भेजना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किसी का चेक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप खुद ही पहले उसको लिखिए बस, तो ही आपका योर 90% वर्क इज डन है ना। बाकी एनालिसिस और उसको समझना तो दूसरे के ऊपर 10% के काम है। ठीक है, आगे मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में। आज फ्रंट पेज की पहली न्यूज है, सेंटर्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम ऑन टिल मार्च। ये जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसको 4 महीने के लिए और बढ़ाया जाए। ठीक है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। अब इसमें किया क्या गया था, आप सबको पता होगा कि ये
कोविड के टाइम पे स्टार्ट की गई थी। एंड कोविड के टाइम पे इसको ये कहा गया था कि जो लोग मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या ऐसे लोग जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको 5 kg राइस और वीट दिया जाए फॉर फ्री, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है मोर देन 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स विद 5 kg ऑफ राइस और वीट फ्री इन एडिशन टू दिस 5 kg। इसके अलावा मतलब जो सब्सिडी उनके लिए मिलती थी एलिजिबिलिटी वाली वो तो थी, 5 किलो अलग दिया गया था और 1 किलो चना भी दिया गया था, है ना। इसमें 1 किलो चने का भी प्रोविजन किया गया था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों को याद होगा इसमें 1 किलो चने का भी प्रोविजन किया गया था। सो नाउ दिस इज अगेन हैज बीन एक्सटेंडेड, तब से ये एक्सटेंड होती आ रही है, इसको मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। एंड कई लोगों ने ये जरूर कहा है, इसके क्रिटिक में ये कहा है कि आप इसमें थोड़ा डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि जो हिडन हंगर वाला एस्पेक्ट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या दूसरे जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते वो अवेलेबल हो जाए, तो आप थोड़ा सा डाइवर्सिटी का जरूर कर सकते थे। दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय मेनी ऑफ देम। अगली जो न्यूज़ है वो है मोर हॉस्पिटल बर्थ्स बट लिमिटेड गेन्स इन द चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है वो रिलीज़ किया गया है। थोड़ा बहुत डेटा जो था वो रख लिया गया था अपने पास, या फिर कहना चाहिए कि उसका कहा जाना चाहिए कि और ज़्यादा सर्वे किए जा रहे थे इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पूरा डेटा एक तरीके से रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताऊंगा। देखो जो सबसे ऊपर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनके अलावा मैं पहले कुछ चीज़ें बता दूं आपको। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, सबसे पहला चीज़ आप लिख लो अपने नोट्स में कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है ये, और ये 2 फेजेस में हुआ है, और ये अभी इसका डेटा कलेक्ट हुआ है 2019 और 2021 के बीच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोविड-19 था तो उस समय रिलीज़ नहीं किया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंडिकेटर्स जो पूरे कंट्री में है उनके बेसिस पे इसको निकाला जाता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ पैरामीटर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें निकाली गई हैं मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले बता दूं कि प्रीवियस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैं वो कब कब हुए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैं वो पहला हुआ था 1992-93 में, दूसरा हुआ था 1998-99 में, तीसरा हुआ था 2005-06 में, चौथा हुआ था 2015-16 में। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये 4 जो सर्वे हुए थे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 हुआ था 92-93 में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 हुआ था 98-99 में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 हुआ था 2005-2006 में, एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था 2015-2016 में, ठीक है ना। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि विमेन हैव आउट नंबर्ड द मेन, फर्टिलिटी हैज डिक्रीज्ड एंड इंडिया इज गेटिंग ओल्डर। ये 3 चीज़ें हुई हैं इस बार। पहला चीज़ कि विमेन हैव आउट नंबर्ड मैन, मतलब कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अगर आप डेटा देखेंगे तो इन 2 सालों के लिए यानी कि 2019 से 2021 के लिए जो सेक्स रेशियो था, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ये सेक्स रेशियो केवल 2019 से 2021 के बीच की अपन बात कर रहे हैं, अपन सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं ना। सेंसस में ये डेटा जरूर कम आएगा क्योंकि वो 10 सालों का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा होता है, ये सिर्फ 2019 से 2021 के बीच का डेटा है। इसमें जो विमेन रही हैं वो 1020 विमेन रही हैं पर 1000 मेन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट विमेन हैव आउट नंबर्ड मेन इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये केवल हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो फॉर एनी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे as well as since the first modern synchronous census conducted। मतलब 1881 के बाद से जब से सेंसस हो रहा है उसके डेटा को आप देख लो, चाहे आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को देख लो, ये सबसे ज़्यादा आंकड़े आए हैं वुमेन के, ठीक है ना, फॉर द एवरेज। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पे कही है वो ये कही है कि इम्प्रूव्ड सेक्स रेशियो तो हुआ ही है, दूसरी चीज़ जो है कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। टोटल फर्टिलिटी की रेट अगर हम बात करें, TFR की अगर हम बात करें तो वो है 2.0 इंडिया का 2.0 पर आ गया है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन का तो और कम है, आई थिंक 1.6 ही है फर्टिलिटी रेट, है ना। अर्बन का फर्टिलिटी रेट तो 1.6 के आसपास ही आया है। तो ऑथर का कहना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा बहुत कम है। और अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा बताऊं, एक इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट वो 2.1 मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, इंटरनेशनली सेटअप किया गया है
2.1 के रूप में, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मतलब रिप्लेसमेंट रेट है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने जिसको कि कहा है, तो रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन रखा गया है। एक्चुअली भाई ये क्या होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट वो फर्टिलिटी रेट रहता है, मतलब कि ये फर्टिलिटी रेट का मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो विमेन रहती है, अपनी वो फर्टिलिटी वाली जो लाइफ टाइम रहता है, फर्टिलिटी लाइफ टाइम में कितने बच्चे टोटल वो डिलीवर करती है, वो निकालता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। मतलब उसका जो फुल पोटेंशियल है वो कितना है। तो एक चीज होती है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 किया गया, मतलब कि अगर 2.1, अब 2.1 तो कोई नंबर नहीं है, एवरेज है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर एवरेज 2.1 फर्टिलिटी रेट आ रहा है, अगर एवरेज 2.1 फर्टिलिटी रेट आ रहा है, इसका मतलब है कि जो करंट पॉपुलेशन है उसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर देगी नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एग्जैक्टली मतलब कि अगर अभी की पॉपुलेशन एक्स है तो नेक्स्ट पॉपुलेशन में भी एक्स नंबर ऑफ पर्संस ही रहेंगे। दिस इज व्हाट दिस सेज, ठीक है ना। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा कि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है वो ये कहता है कि अभी अगर पॉपुलेशन एक्स है तो आने वाली पॉपुलेशन भी एक्स ही रहेगी, मतलब एग्जैक्टली रिप्लेस होगी। मतलब ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। और उस नंबर्स के लिए जो फर्टिलिटी रेट आना चाहिए, एवरेज में कितना आना चाहिए? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आना चाहिए, ठीक है ना। बट इंडिया का अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्बन फॉर TFR वॉज 1.6 एंड रूरल वॉज 2.1, मतलब कि रूरल का थोड़ा ज़्यादा था, अर्बन एरियाज का बहुत कम था, ठीक है ना। अर्बन एरियाज का बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जब हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो गया है अब, तो रिप्लेसमेंट लेवल से जब कम हो जाता है, इसका मतलब है कि कॉमन सेंस है, आप बताइए कि पॉपुलेशन अब क्या होगा? डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी। क्योंकि अगर 2.1 होता तो आप एग्जैक्टली रिप्लेस कर रहे होते अपनी पॉपुलेशन को। तो मतलब कि अगर 2.1 से कम होगा तो आप कम रिप्लेस करेंगे, तो मतलब कि जो पॉपुलेशन आने वाली पॉपुलेशन है वो उसका नंबर अब डिक्रीज होगा। तो अब ये पॉपुलेशन डिक्रीजिंग की तरफ होगी। और एक और चीज, आप लोगों ने एज पॉपुलेशन का पिरामिड पढ़ा होगा। एज पॉपुलेशन का पिरामिड अगर समझो तो अभी हमारे यहाँ अगर हम देखें तो सपोज करो ऐसी इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने लोग मिडिल एज में हैं, इतने लोग ओल्ड एज में हैं, है ना। इस तरीके से कोई पॉपुलेशन सेक्स का पिरामिड इस तरीके से होगा, मतलब कि नीचे थोड़ा ब्रॉड होगा और ऊपर ऐसे थोड़ा टेपर कर रहा होगा, इस तरीके से होगा, है ना। मतलब नीचे ब्रॉड होगा, नीचे ज़्यादा लोग होंगे और ऊपर की तरफ टेपर कर रहा है, ये एज सेक्स पिरामिड है। लेकिन अब जब हमारा TFR मतलब कि घटने लगा और रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब नीचे के लेवल पे बच्चे कम होंगे जो पुरानी पॉपुलेशन के लोग थे वो ज़्यादा रहेंगे, और जो बहुत पुराने वो और ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड तो डेवलप कर चुका है ना। तो ये ऊपर वाले अभी नहीं जाएंगे, ये रहेंगे। तो अब जो पॉपुलेशन सेक्स पिरामिड होगा वो अब हमारा इस तरीके से होने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन रहेगी, अब ओल्ड एज पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग नाउ, अब वो बढ़ने लगेगी और यंग जो बच्चे हैं उनकी एज घटने लगेगी, मतलब उनके नंबर्स घटने लगेंगे। तो इस तरीके का हमको पॉपुलेशन सेक्स पिरामिड देखने को पॉपुलेशन एज पिरामिड हमको देखने का मिलने लगेगा। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ें मेरे को बतानी थी। फिर ये जो 3 चार्ट बने इसको देख लो। तो अगर हम बात करें अंडर 5 स्टंटेड की बात करें तो 2019 में जो ये डेटा आया है, 2019 का जो डेटा है वो 35.5% है जो कि अंडर 5 स्टंटेड है। 2015-16 में ये डेटा 38.4 आया था, मतलब यहाँ पे कटौती देखने को मिली है, मतलब अच्छी चीज़ है। फिर अगर हम चिल्ड्रन अंडर 5 वेस्टेड की बात करें तो ये भी घटा है, 19.3 हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फूड सिक्योरिटी इन सब की पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम की है। अभी भी नंबर्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बट ऑब्वियस सी आता है एक अच्छी चीज़ हुई कि ये थोड़ा डिक्रीज हुए हैं। फिर अगली जो चीज़ है वो है चिल्ड्रन अंडर 5 हुआ अंडरवेट की अगर हम बात करें तो ये भी डिक्रीज हुए हैं। ये आपको 32.1 के आसपास हो गए हैं, जो कि पहले 35.8 थे। फिर अगर हम बात करें चिल्ड्रन एज 6 मंथ टू 59 मंथ, यानी कि 5 सालों तक के बच्चे की बात करें जो कि अनीमिक हैं,
तो अनीमिक बच्चों की संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई है। अनीमिक बच्चों की संख्या इंक्रीज हो गई है, मतलब कि 6 महीने से लेकर के 5 सालों तक के बच्चों के बीच में अगर अनीमिक बच्चों की संख्या देखें तो वहां पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और कोई डेटा हो तो मैं आपको और बता देता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि अंडर 15 पॉपुलेशन में अगर हम बात करेंगे, है ना, अगर अंडर 15 पॉपुलेशन का बात करेंगे तो उसका जो शेयर था पॉपुलेशन में वो डिक्रीज हुआ है। एंड अब इसलिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर पॉपुलेशन की तरफ जा रही है। जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते थे ना, अब वो शिफ्ट होने लगा है, एज बढ़ने लगी है, अब हमारी एवरेज एज इंक्रीज होने लगी है, ठीक है ना। इसके अलावा शेयर ऑफ स्टंटेड, वेस्टेड, अंडर वेट चिल्ड्रन हैव ऑल कम डाउन। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये हम सब कम हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन थे, सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन और अनीमिक चिल्ड्रन, वहाँ पे हमको थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला। अनीमिक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। साथ ही जो ओबेसिटी है वो उसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर। ओबेसिटी बढ़ते जा रही है एंड मोर्टैलिटी नहीं घट पा रही चिल्ड्रंस में, उसको भी कम करने का है। मोर्टैलिटी अभी बहुत ज़्यादा, उसको कम करना है ना। एंड मोर्टैलिटी का रेट थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन मोर्टैलिटी नहीं, ओवरऑल नहीं डिक्रीज हुई है। तो वहाँ पे इसीलिए कई बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनीमिया, बिकॉज ऑफ द जो बर्थ इश्यूज रहते हैं उनके कारण से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डाउन हुआ लेकिन पूरी तरीके से भी नहीं घटा है। तो ये सारी चीज़ें थी इस सर्वे में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस सर्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज की न्यूज़पेपर की, ये जान यही थी, समझ लो, है ना, इसको याद रखेगा। अगली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एडिटोरियल, और एडिटोरियल है कि इंडिया इज विटनेसिंग अ के शेप्ड रिकवरी। अब यहाँ पे के शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी का इश्यू मैं आपको बता दूं। वी शेप्ड रिकवरी वाले बोलते हैं कि भैया पहले हमारी इकोनॉमी इस तरीके से घटी कोविड-19 में, और अब हमारी इकोनॉमी इस तरीके से राइज कर रही है। तो आपको दिख रहा है वी शेप्ड रिकवरी है। दूसरे बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी, मतलब कि भैया एक सेक्टर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन एक पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा घट रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चल रही है। तो एक बोल रहे हैं कि के शेप्ड रिकवरी है, दूसरे बोल रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी। तो आज का जो आर्टिकल है हम वी शेप्ड रिकवरी पे के शेप्ड रिकवरी पे डिस्कस करेंगे। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि भैया सर्वे बोलता है कि हम वी शेप्ड रिकवरी कर रहे हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग हम के शेप्ड रिकवरी कर रहे हैं। अब इसके सोर्सेज इन्होंने क्या निकाले, इनके सोर्सेज में इन्होंने जो सबसे पहले डेटा निकाला है वो है 2 व्हीलर्स की सेल का डेटा। इन्होंने कहा कि जो देखो 4 व्हीलर्स की जो सेल रहती है, जो प्रीमियम 4 व्हीलर्स की सेल रहती है, वो तो रिच क्लास को, अपर क्लास को दिखाती है, ठीक है ना। जो 2 व्हीलर्स की सेल है, नॉर्मल 2 व्हीलर्स की जो सेल रहती है, जैसे मान लो कोई 30-40 हज़ार तक की बाइक, अगर इनकी हम बात करें, है ना, कौन सी जो भी बाइक 30-40 हज़ार तक की आती होंगी उनकी अगर हम बात करें, तो उनकी सेल के नंबर में डिक्रीज देखने को मिला है। तो ऑथर ने कहा कि ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो प्रीमियम बाइक्स की सेल है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो नॉर्मल बाइक्स हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली खरीदती हैं, उन बाइक्स के नंबर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो प्रीमियम गाड़ियां थी, प्रीमियम व्हीकल्स बढ़ रहे थे, प्रीमियम जो रिच क्लास खरीद रहे, लेकिन जो 2 व्हीलर्स खरीद रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस विच द ऑथर गिव्स। दूसरी चीज जो ऑथर ने किया है, वो कहा है कि भैया जो इंडिया है उसका जो टैक्सेशन सिस्टम है, द टैक्सेशन सिस्टम इज वेरी मच रिग्रेसिव। टैक्सेशन सिस्टम इज वेरी मच रिग्रेसिव। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। टैक्सेशन 2 तरीके से होते हैं। एक टैक्सेशन होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट होता है, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है। अब देखो डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट टैक्स हो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिच पे ज़्यादा लगता है, पुअर पे कम या बिल्कुल नहीं लगता है ना। ऑब्वियसली बात है, रिच को ज़्यादा पे करना है, मोर पे, एंड पुअर को कम पे करना है। तो ऐसा टैक्स जो रिच एंड पुअर में डिफरेंशिएट कम करके चले, है ना, वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। एंड दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, कहलाता है रिग्रेसिव टैक्स। याद रखेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो रिग्रेसिव टैक्स। अब देखो क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स खराब होता है, रिग्रेसिव टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि मान लो कोई अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप जाएंगे बिस्किट खरीदने तो आपको भी 4 रुपए की पड़ेगी, पार्ले जी की बिस्किट 5 रुपए की पड़ेगी, और कोई बहुत ही गरीब आदमी जाएगा उसको भी 5 रुपए की वो पार्ले जी बिस्किट पड़ेगी। एंड कोई लास्ट आपका जो व्यक्ति जाता है, मतलब अंबानी भी अगर जाता है बिस्किट खरीदने पार्ले जी का पैकेट, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी उसको 5 रुपए का ही पड़ेगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि ये बेसिकली जो गरीब व्यक्ति है उसको तो थोड़ा और करना चाहिए, है ना। लेकिन जो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स देखता है कि भैया आपकी इनकम कितनी हो रही है। इनकम टैक्स अगर आपकी ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको टैक्स लगेगा। फिर आपकी इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा तो अलग टैक्स लगेगा। फिर 1 करोड़ से ज़्यादा तो अलग टैक्स लगेगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली कहना चाहिए कि वो आपकी डायरेक्ट टैक्स में आती हैं, है ना। इनकम टैक्स जैसी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। वहीं पे जैसे अभी जो हमने बिस्किट वाली बात की थी वो सेल्स टैक्स का मुद्दा है ना। तो सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपने देखा ना कि वो गरीबों को पे भी उतना लग रहा था जितना अंबानी पे लग रहा है। तो कुल मिलाकर के सेल्स टैक्स क्या होगा, एक रिग्रेसिव टैक्स हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में चूंकि जीएसटी लागू है, जीएसटी प्रणाली लागू है, तो मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन जो है वो तो जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं। तो वो जीएसटी अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको पता होना चाहिए जीएसटी कोई डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर के एक बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया गया है ना। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रिग्रेसिव नेचर का है, ये ऑथर ने यहाँ पे कहा है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है वहां पे आप टैक्स बढ़ा रहे हो, 5% से बढ़ा करके 12% कर रहे हो। इनकम लोअर मिडिल क्लास की ऑलरेडी डिक्रीज होती जा रही है। कंजम्पशन करेंगे कहां से? अगर उनकी इनकम ऑलरेडी डिक्रीज होगी तो वो कंजम्पशन करेंगे कहां से? फिर अगला जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो ये कहा है कि भैया जो गरीब लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? नरेगा पे डिपेंडेंट है। अब नरेगा में हम लोगों ने कई बार रिपोर्ट देखी है, तो एक तो वेज पेमेंट लेट होती है, कंपनसेशन उनको दिया नहीं जाता है, और इस साल जो मनरेगा के लिए बजट एलोकेटेड था उसमें 34% की कटौती कर दी गवर्नमेंट ने। और कटौती तो की ही की, साथ ही मोस्ट ऑफ द बजट वाज यूज्ड फॉर पेइंग द अर्लियर वेजेस। जो पुराने वेजेस बचे थे उनसे उनको उनकी पेमेंट कर दी। तो कुल मिलाकर के मनरेगा जैसी स्कीम भी नहीं चल पा रही है और वहां पे भी लोगों को नुकसान हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई लोगों के पास कंजम्पशन करने के लिए पैसा नहीं है। और जब कंजम्पशन करने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो वो खाएंगे क्या और कंज्यूम कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि इस जो रिकवरी है उसको हमें के शेप्ड रिकवरी बोले, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि ऑलरेडी और ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, स्पेशली आफ्टर द कोविड, और एक सेक्शन है जो आगे की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट्स का भी कहा है कि शेयर मार्केट्स में बूम जरूर देखने को मिला है, लेकिन शेयर मार्केट के बूम से अपने दिमाग को बहलाना मत, क्योंकि इंडिया में केवल 5% से भी कम लोग हैं जो इक्विटी या शेयर में खेलते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पर्सन दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। तो अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है मार्केट तो केवल 4 से 5% को हवा भरेगा या हवा निकालेगा उनकी, और ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इनसे आप इसको एग्जॉस्टिव नहीं मान सकते इस लिस्ट को। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। तो दैट इज इट, अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं क्या जो हमको डिस्कस करनी है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एंडरसन बिकम्स द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है फिनेंस मिनिस्टर मैगडलेना एंडरसन को एज द कंट्रीज फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर। तो स्वीडन की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर है। स्वीडन थोड़ा इंपॉर्टेंट नेशन है, मोस्ट ऑफ द सर्वेज में रैंक 1 रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए। स्वीडन की पार्लियामेंट में इलेक्ट किया, उनकी पहली ये पहले फिनेंस मिनिस्टर थी मैगडलेना एंडरसन। तो इनको फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, नीति आयोग बैट्स फॉर फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स। तो नीति आयोग ने जो कि एक थिंक टैंक है उसने एक नया आइडिया दिया कि भैया आप डिजिटल बैंक सेटअप करो। और डिजिटल बैंक इस तरीके के बैंक होंगे जिनकी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होंगी, एंड दे विल प्रिंसिपली रिलाई अपॉन द डिजिटल चैनल्स फॉर the banking services. So they will depend upon the digital channel for the banking services, and there will not be any physical branches set up. तो इनकी कोई physical branch नहीं सेटअप की जाएगी. This is what has been said by the नीति आयोग in its suggestion. तो I hope you got clarity regarding that, है ना। यहाँ पे देख लो, इनको कहा है कि ये जो डिजिटल बैंक्स रहेंगे दे विल इशू द डिपॉजिट्स, they will make loans, and they will offer the full suite of services that banking regulation act empowers them to. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी इन बैंक्स को दी जाएंगी। डिजिटल बैंक्स को भी, मतलब डिपॉजिट की पावर दी जाएगी, लोन्स की पावर दी जाएगी, एंड इसके अलावा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स हैं
उनके अंतर्गत जो भी पावर्स है बैंक्स को वो दी जाएंगी, लेकिन दे विल बी देयर ऑन डिजिटल वर्ल्ड ओनली, दे विल नॉट बी सेटिंग अप फिजिकल ऑफिसेज एंड फिजिकल ब्रांचेस लाइक दैट, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर आइडिया बाय द नीति आयोग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। फॉलिंग बैक ऑन द रिजर्व्स टू टिल्ट द सेल्स स्केल्स। अब ये जो कल का ही न्यूज़ है जो मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया की जो रिजर्व्स है, कहाँ कहाँ बताया था मैंने आपको, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बताया था, मैंगलोर कर्नाटका में बताया था, पडूर कर्नाटका में बताया था, और मैंने आपको बताया था चांडीखोल उड़ीसा में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चांडीखोल उड़ीसा में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था। और इंडिया को देखते हुए यूएसए ने भी बोला कि अब हम वो भी रिजर्व से रिलीज करेंगे, चाइना ने कहा है कि हम भी रिजर्व से रिलीज करेंगे। और कल मैंने इसका आपको रीज़न भी बताया था। रीज़न ये था सिंपल सा कि ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई कम रहती है डिमांड ज़्यादा रहती है तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। इसीलिए कंट्रीज़ क्या करती हैं कि सप्लाई को बढ़ा देंगी, और अगर वो सप्लाई को बढ़ा देंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डिमांड है वो मीट हो जाएगी और फिर प्राइसेस जो हैं वो अपने लेवल पे आ जाएंगे। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब एक लास्ट टॉपिक है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। नया टॉपिक है थोड़ा आप लोगों के लिए, मैं बता दूं, एक्चुअली में 2014 का ये टॉपिक है वैसे तो, पर बता दूं आया है न्यूज़पेपर में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने लगभग 29 बिल लिस्ट किए थे, 26 नए एंड 3 पेंडिंग टू बी टेबल्ड इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। विंटर सेशन के लिए 29 बिल हैं, जिसमें 26 नए हैं, 3 पेंडिंग रहेंगे, पेंडिंग के बिल हैं, ठीक है ना। अब 2014 में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, याद रखिएगा 2014 में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट की गई थी। उसमें काफ़ी रूल्स बनाए गए थे। उसमें रूल्स क्या क्या बनाए गए थे कि गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ इंट्रोड्यूस करेगी, इट मस्ट प्लेस अ ड्राफ्ट वर्जन, पहले वो ड्राफ्ट वर्जन प्लेस करेगी पब्लिक डोमेन में कम से कम 30 दिनों के लिए। प्री लेजिस्लेटिव पॉलिसी क्या कहती है? प्री लेजिस्लेटिव पॉलिसी ये कहती है कि बिल को पार्लियामेंट में टेबल करने से पहले जो गवर्नमेंट है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पब्लिक डोमेन में 30 दिनों तक रखना पड़ेगा। लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है उसके बाद लगभग 227 बिल्स जो ऐसे हैं वो बिना किसी प्रायर कंसल्टेशन के ला दिए गए हैं। 301 बिलों में से 227 बिल बिना किसी प्रायर कंसल्टेशन के आए हैं। 74 बिल ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आए हैं फॉर कमेंट, एंड एटलीस्ट उसमें से 40 ऐसे थे जो 30 दिनों तक नहीं रखे गए। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई तो जरूर, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी 2014 की मैंडेट करती कि जब भी गवर्नमेंट कोई बिल लाए तो उसको 30 दिनों तक रखें। सिंपल क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग समझेंगे, उसमें अपने सजेशंस दे सकते हैं, और उसमें एक अच्छा थॉट प्रोसेस लग सकता है, एक्यूमुलेटेड विजडम लग सकती है। उसमें ये देखा जा सकता है कि कहीं कोई इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं पड़ रहा, इन्वायरमेंट को तो नहीं पड़ रहा, और सारी समरी जो रहती है उसके ऊपर फीडबैक भी दिया जाता है। तो आप फीडबैक से समझ सकते हैं कि पब्लिक का मूड क्या है रिगार्डिंग दैट पॉलिसी, है ना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें, दैट इज द नीड ऑफ द आवर एज वेल। तो यही चीज ऑथर ने ये कहा है कि पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन रहता है उससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, और जब बिल बिना किसी डिस्कशन के इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उससे क्रेडिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आपको काम करना है क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने का, ना कि क्रेडिबिलिटी को डिक्रीज करने का। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, एंड प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी को जो फॉलो नहीं हो रही है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So I hope you got clarity regarding this pre-legislative consultative policy. That is it for this video. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.